अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वर्ड पैथोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे अपोप्टोसिस। इसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कह सकते हैं। इसको भी समझेंगे कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ इसको क्यों कहते हैं। लेकिन पहले अपोप्टोसिस को जानते हैं कि अपोप्टोसिस क्या होता है। अपोप्टोसिस एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसी पाथवे है जिसमें ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो अल्टीमेटली न्यूक्लियर डीएनए और सेलुलर प्रोटीन्स को डिग्रेड कर देते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऐसे एंजाइम्स बनते हैं या एक ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो न्यूक्लियर डीएनए और प्रोटीन्स को डिग्रेड कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को अपोप्टोसिस कहते हैं। इसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सेल में पहले से प्रोग्रामिंग हुई होती है कि इस तरह अगर सिग्नल मिल जाए, सेलुलर डेथ की सिग्नल मिल जाए तो आपने इस तरह करना है और सेल की डेथ होनी है। तो सेल में पहले से कुछ मैकेनिज़म्स के लिए प्रोग्रामिंग होती है कि जब सिग्नल मिल जाए सेलुलर डेथ का तो वो मैकेनिज़म्स हो जाते हैं और सेल की डेथ हो जाती है। अपोप्टोसिस किन कंडीशन में होती है, इसकी काजेज़ क्या है? तो ये बेसिकली दो कंडीशन में होते हैं। नंबर वन इज़ फिजियोलॉजिकल एंड नंबर टू इज़ पैथोलॉजिकल। तो ये इन दो कंडीशन में होते हैं। फिजियोलॉजिकल मीन ये नॉर्मल कंडीशन में होते हैं। नॉर्मल हमारी बॉडी में कुछ ऐसी कंडीशंस है कि उनमें सेल की अपोप्टोसिस होना लाजमी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो हैंड है, इसके फिंगर्स एक दूसरे से सेपरेटेड है। इसका वजह क्या है कि ये इनकी दरमियान जो सेल्स होती है उनकी अपोप्टोसिस हुई है पहले से। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस हमारा हैंड पहले इस तरह होता है। हमारा हैंड इस तरह होता है पहले, इनकी दरमियान मतलब ये एक कंटिन्यूस होता है। लेकिन फिर ये हमारे फिंगर्स बन जाते हैं। फिर इनके दरमियान जो स्पेस है, इनमें जो सेल्स होती है उनकी अपोप्टोसिस हो जाती है। तो फिर हमारे फिंगर्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी फिंगर्स एक दूसरे से इस तरह जॉइंट होते हैं, तो उनकी दरमियान की जो सेल्स है उनकी अपोप्टोसिस नहीं हुई होती, तो इसलिए उनकी फिंगर्स इस तरह जॉइंट रह जाती है। तो ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। इसके अलावा और भी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है, जैसे कि हमारे जो बैक्टीरिया और वायरस, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स वो एक्टिवेट हो जाती है। तो वो जब यूज़ हो जाती है बैक्टीरिया और वायरस को, वो पेगोसाइटोस करते हैं या उनको डिग्रेड कर देते हैं। तो जब वो यूज़ हो जाते हैं तो फिर उनकी भी अपोप्टोसिस हो जाती है। इसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ऑटो इम्यून सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारी बॉडी के ख़िलाफ़ हमारी बॉडी की अपनी सेल्स पे भी अटैक कर सकते हैं, तो उनकी भी अपोप्टोसिस हो जाती है। तो ये कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है जिसमें अपोप्टोसिस हो जाती है। इसके अलावा कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन वो होती है जिसमें कोई स्ट्रेस आ जाए, कोई इंज्यूरियस स्टिमुलस सेल के ऊपर कुछ इंज्यूरियस स्टिमुलस या कोई स्ट्रेस आ जाए ड्यूरिंग डिजीज कंडीशन, ये होते हैं ये पैथोलॉजिकल अपोप्टोसिस। फिर सेल की डेथ ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि अगर वायरली इन्फेक्टेड सेल्स है, ऐसी सेल्स जिसमें वायरस एंटर हुआ हो, तो उन सेल्स की अपोप्टोसिस ज़रूरी हो जाती है। फिर उन सेल्स को अपोप्टोस करना होता है, क्योंकि अगर वायरली इन्फेक्टेड सेल को अपोप्टोस न करे तो वो सेल्स, तो फिर वायरस स्प्रेड हो जाता है बॉडी में, फिर वो बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा और भी है, अगर डीएनए डैमेज हो जाए, सेल में डीएनए डैमेज हो जाए, तो अगर डीएनए डैमेज हो जाए तो फिर भी अपोप्टोसिस एक्टिवेट हो जाती है और सेलुलर डेथ हो जाता है। इसके अलावा और भी है ऐसी कंडीशंस जिसमें
पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें सेल की एपोप्टोसिस हो जाती है, सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब हम आते हैं कि क्या सेलुलर, इसकी मैकेनिज्म भी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम इसके जो सेलुलर चेंजेस आते हैं, जो सेल की मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आते हैं, उनको हम आज डिस्कस करते हैं। पहले ये एक नॉर्मल सेल है, अगर इन सेल्स में अगर कुछ सिग्नल मिल जाए और इनकी अगर एपोप्टोसिस होनी हो तो ये सेल्स पहले, इसकी श्रिंकेज पहले हो जाती है, ये सेल श्रिंक हो जाता है, इसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है, ऑर्गेनेल्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं सारे ऑर्गेनेल्स, और जो अंदर जो डीएनए है उसकी कंडेंसेशन हो जाती है। जैसे आप ये डीएनए देख सकते हैं, ये कंडेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कंडेंस हुआ होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये कंडेंस हुआ है। तो ये न्यूक्लियर जो डीएनए है उसकी कंडेंसेशन हो जाती है, और जो ऑर्गेनेल्स है वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, सेल का साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है, तो सेल की श्रिंकेज हो जाती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो मेम्ब्रेन है, इसका सेल का मेम्ब्रेन है, ये बल्जेस आउट हो जाता है, ये इसके ब्लेब्स आ जाते हैं, मेम्ब्रेन ब्लेबिंग हो जाता है। इस प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन ब्लेबिंग कहते हैं। इसको हम श्रिंकेज और कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल इसमें हो जाता है। यहाँ पर मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग हो जाती है, और इसके अलावा जो अंदर ऑर्गेनेल्स है उसकी डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, मेम्ब्रेन ब्लेबिंग और डिसइंटीग्रेशन हो जाती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो फर्दर जो ब्लेबिंग है वो कंटिन्यू रहता है, फर्दर सेल ज़्यादा बल्जेस आउट हो जाता है, ये जो ब्लेब्स है ये ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाते हैं, तो इसमें इस तरह हो जाता है मेम्ब्रेन। फिर ये सारे जो ब्लेब्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और इस तरह ये बनते हैं। तो ये जो पीसेस बने हुए होते हैं, इनको फिर कोई मैक्रोफेज या कुछ न्यूट्रोफिल या कोई ऐसी लिम्फोसाइट आ जाए, कुछ इम्यून सेल, फिर इसको पेगोसाइटोस कर देते हैं। इन सारी जो पीसेस बने हुए होते हैं इसको, ये एक मैक्रोफेज है, ये एक इम्यून सेल्स है, ये मैक्रोफेज इन पीसेस को पेगोसाइटोस कर देते हैं। ये एक बात आप लोगों ने याद रखनी है इसमें कि इसमें मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहता है, मेम्ब्रेन इससे अलग नहीं हो जाता, इसमें मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहता है। और ये नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में ये मेन डिफरेंस है कि इसमें मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहता है और जो सेलुलर सब्सटेंसेस है वो बाहर नहीं आती। तो जो सेलुलर एंजाइम्स और दूसरी और सब्सटेंसेस बाहर नहीं आती, तो इसी वजह से ये इन्फ्लेमेशन भी, एपोप्टोसिस में इन्फ्लेमेशन भी नहीं हो सकती। और जो नेक्रोसिस है उसमें मेम्ब्रेन इंटैक्ट नहीं रहती, अंदर जो साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन इंटैक्ट नहीं रहती, मेम्ब्रेन सेपरेट हो जाता है, तो अंदर जो जितनी भी सब्सटेंसेस है वो सेल के बाहर आ जाते हैं और वो इन्फ्लेमेशन काज कर सकते हैं। तो नेक्रोसिस और इसमें मेन डिफरेंस ये है कि इसमें मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहता है और उसमें नहीं रहता। ये इन्फ्लेमेशन, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहता है तो सेलुलर सब्सटेंसेस बाहर नहीं आ सकती, तो ये इन्फ्लेमेशन काज नहीं कर सकता। लेकिन नेक्रोसिस में सेलुलर सब्सटेंसेस या सेलुलर कंटेंट्स बाहर आ जाते हैं तो फिर वो इन्फ्लेमेशन कर देता है। तो एपोप्टोसिस की ये आज एक हमने जनरल ओवरव्यू देख लिया, हम इसकी मैकेनिज्म डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर इसमें कुछ समझ आया हो आप लोगों को तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।